हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज अपन दलहनी फसल के अंदर जो फसल मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है आपके सामने मूंग। ग्रीन ग्राम की अपन यहाँ पे बात करेंगे। मूंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अपन यहाँ पे आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा। इसका वानस्पतिक नाम जो है विग्ना रेडिएटा है, जो आपको पता होना चाहिए। मूंग जिसे अपन ग्रीन ग्राम कहते हैं क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। विग्ना रेडिएटा इसका बोटनिकल नेम है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके कुल की बात करें तो यह लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन इसके उपकुल की बात करें, सब फैमिली की बात करें तो पेपिलियोनेसी सब फैमिली से या उपकुल से यह संबंध रखता है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है भारत से ही मानी गई है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मूंग जो है वानस्पतिक नाम विग्ना रेडिएटा है, इसका कुल इसका लेग्यूमिनेसी है, उपकुल जो है पेपिलियोनेसी और उत्पत्ति स्थान भारत है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसमें अपन बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोटीन 25% होती है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रोटीन लेवल जो होता है 25% होता है। इसके बाद अंकुरण का प्रकार कैसा होता है, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं जर्मिनेशन या अंकुरण के बारे में। तो ज्यादातर जो आपकी खरीफ जो लेग्यूम्स होती है, खरीफ लेग्यूम्स के अंदर जो होता है अंकुरण जो होता है वह इपीजियल प्रकार का होता है। इपी का अर्थ होता है अबव और जियल का अर्थ होता है अर्थ सरफेस, अर्थात भूमि की ऊपरी सतह पर बीज निकलकर अंकुरित होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन तो जो है ज्यादातर खरीफ फसलों में होता है, एक्सेप्ट अरहर, सिवाय अरहर के सिवाय जितनी भी आपकी खरीफ क्रॉप्स है उन सभी में इपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि खरीफ क्रॉप्स के अंदर जो होता है इपीजियल होता है एक्सेप्ट अरहर के। और रबी जो लेग्यूम्स है आपकी पल्सेस है उसके अंदर हाइपोजियल प्रकार का जर्मिनेशन होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। पौधा जो है C3 प्रकार का है और SDP शॉर्ट डे प्लांट के अंदर आता है। लघु दिवस प्रभावी पौधा ये माना गया है। क्योंकि आपको पता हो तो जो आपका मूंग है यह खरीफ की क्रॉप मुख्यतया मानी जाती है। वैसे जायद में भी इसकी बुवाई करते हैं, लेकिन खरीफ की मेन क्रॉप है और खरीफ की मोस्ट ऑफ क्रॉप जो होती है वह शॉर्ट डे प्लांट होती है, लघु दिवस प्रभावी पौधे होते हैं। मूंग जो है सेल्फ पोलिनेटेड है, स्वपरागित फसल है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसका जो फल प्रकार जो है वह फली होता है, क्योंकि इसमें फली का निर्माण होता है, पोड की इसमें फॉर्मेशन होती है, इस प्रकार की पोड इसमें बनती है, तो फ्रूट टाइप इसका पोड होता है। इसके बाद ग्रीन ग्राम अलाउड्स टू स्प्राउट्स, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। यानी अंकुरित जो मूंग होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अंकुरित मूंग में क्या होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि मूंग के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, तो 25% होती है, जो आपको पता होना चाहिए। और खरीफ जो लेग्यूम्स है उसमें अंकुरण जो होता है, जर्मिनेशन जो होता है इपीजियल प्रकार का होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो स्प्राउट होते हैं या अंकुरित जो बीज होते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है कि इसकी किस्में कौन कौन सी है मूंग की। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट किस्में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें बहुत सारी इसकी किस्में आ रही है, पूसा, वैसाखी और SML 668, जो जायद के लिए जो है सबसे बेस्ट वैरायटी के रूप में जानी जाती है। तो ये वैरायटी आपको ध्यान रखनी यहाँ पे, पूसा बैसाखी, यानी जो बैसाखी यानी जो बैसाख महीने के अंदर बोई जाती है उसे बैसाखी कहते हैं। और SML 668 जो बेसिकली जो है जायद के लिए काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद RMG सीरीज की जितनी भी वैरायटियां आपकी मोस्ट ऑफ है वे आपकी मूंग की वैरायटियां हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है K851, जो 60 से 65 दिन में यानी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में जानी जाती है, अगेती जो है किस्म के रूप में जानी जाती है। तो K851 के बारे में भी आपको मालूम होना
चाहिए। इसके बाद और भी है इसकी आरएमजी सीरीज की, इसकी बहुत सारी वेराइटियां है, लेकिन इसमें और जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है आपकी सुनैना। सुनैना के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई सुनैना जो है ये भी आपकी एक मूंग की वैरायटी है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और आती है, दैट इज द गंगा 8 और गंगोत्री। गंगा 8 और गंगोत्री जो है ये भी आपके मूंग की वैरायटी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी है, दूलिया है, वर्षा है, सीला है, टाइप 44 है, बहुत सारी वैरायटियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटियां आपके मैंने सामने मार्क कर दी। पूसा, वैसाखी, SML 668, RMG सीरीज के 851, देन सुनैना और गंगा 8 और गंगोत्री। ये वैरायटियां तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये वैरायटियां पूछी जा सकती है। देन द नेक्स्ट वन आता है, इसको किस प्रकार की जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है, तो गर्म एवं शुष्क जलवायु, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट जो होता है इस फसल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तापमान की बात करें तो जर्मिनेशन और अंकुरन के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और वानस्पतिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर इस फसल को चाहिए 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन द नेक्स्ट वन आता है इसकी बुआई का समय। तो आप जानते हो वैसे बेसिकली मूंग की जो बुआई है वह, या इसकी खेती जो है खरीफ ऋतु के अंदर इसकी बुआई अपन करते हैं, खरीफ में अपन बुआई करते हैं, तो खरीफ में इसकी बुआई जून जुलाई में करेंगे। लेकिन मूंग का कल्टीवेशन जो है जायद के अंदर, जायद ऋतु के अंदर भी करते हैं, तो उस केस में जो है मार्च अप्रैल के अंदर जो है मूंग की बुआई करते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसके बीज दर की बात करें तो मूंग की जो बीज दर है वो नॉर्मली 15 से 20 किलोग्राम के बीच रखते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें अपन स्पेसिफिकली बात करें तो खरीफ के अंदर जो मूंग आप ले रहे हो उसकी बीज दर 15 किलोग्राम, और जायद के लिए जो आप ले रहे हो उसकी बीज दर जो है 20 किलोग्राम ली जाती है। और जहां पे मिक्स्ड क्रॉप ले रहे हैं, मिक्स्ड क्रॉप के केस में इसकी बीज दर जो है 8 से 10 किलोग्राम रहती है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है 15 से 20 किलोग्राम इसकी सीड रेट होती है मूंग की, सोल फसल लेने के लिए, शुद्ध फसल लेने के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है ज्यामिति की बात करें तो अगर ज्यामिति केस में खरीफ के अंदर बात करें तो कतार से कतार की दूरी, रो टू रो डिस्टेंस जो है 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, और पौधे से पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर रखेंगे, जो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अपन अगर जायद की बात करें तो इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वह आपकी 30 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। देन उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन जो है इसमें 20 किलोग्राम, फॉस्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है कि सिंचाई की इसमें बात करें तो सिंचाई के केस में 2 क्रांतिक अवस्थाएं या क्रिटिकल स्टेजेस इस फसल की मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। तो क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो क्रांतिक अवस्था आपके सामने आ रही है वह है पुष्पन से पूर्व प्री फ्लोरिंग स्टेज, जो 20 से 25 दिन पर आती है। देन पुष्पन के बाद दाना बनते समय आफ्टर फ्लोरिंग एट द ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, जो 40 से 45 दिन पर आती है, जो इसकी क्रांतिक मानी गई है सिंचाई के पर्पज से। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो ये तो बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए, जो लेग्यूमिनोसी कुल की जो फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें जो आपकी खरीफ वाली है, उनके अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि उसमें पीपीआई के रूप में जो है अपन फ्लुक्लोरिलीन, जो बेसालिन के नाम से मार्केट में मिलता है, देन पीई के रूप में जो पेंडीमिथिलीन जो स्टॉम के रूप में मार्केट में मिलता है, और पीओई पोस्ट इमरजेंस के रूप में इमिजाथाइपर जो लगाम के रूप में मिलता है। इसको जो है अपने को काम में लेना है लेग्यूमिनेसी कुल की खरीफ वाली फसलों के अंदर, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी उपज कितनी हो जाती है, तो इसकी उपज जो है 6 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त हो जाती है, और उचित प्रबंधन या वेल मैनेज्ड क्रॉप की उपज जो है 12 से 15 क्विंटल तक प्राप्त हो सकती है। इसके बाद मूंग में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि मूंग में सबसे ज्यादा पाचनशील प्रोटीन जो 25% के आसपास होती है, पाचनशील होती है, इसलिए बीमार रोगियों हेतु जो है मूंग की जो दाल होती है वह सर्वोत्तम रहा है, या मूंग का कंजम्पशन जो होता है उनके लिए अच्छा माना गया है। डाइजेस्टेबल प्रोटीन इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, जो पेशेंट्स के लिए जो है काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो दलहनी फसलों में कौन सी जो दलहन है वह रोगियों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, तो वो मूंग मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए।
तो ये सारे पॉइंट्स थे कि किस प्रकार से मूंग का कल्टीवेशन अपन करते हैं, ग्रीन ग्राम का कौन कौन सा पॉइंट्स एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो अपन ने इस क्लास के अंदर डिस्कशन किया है। थैंक यू वेरी मच।